हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए क्विक रिवीजन कर रहे थे और हमने आईपीसी स्टार्ट की हुई है। आईपीसी में हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला चंक कर लिया था। अभी हम चैप्टर नंबर 18 जो कि डील कर रहा है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेर फेर कर रहे हैं या कुछ जो प्रॉपर्टी मार्क्स हैं उनके रिलेटेड हम कोई ऑफेंस कर रहे हैं तो वो ऑफेंसेस क्या होंगे और उनकी क्या क्या पनिशमेंट होगी, उस चीज से डील कर रहा है चैप्टर 18। तो सबसे पहले फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में हम लेमैन लैंग्वेज में हम बात करें तो फोर्जरी क्या होती है? कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, ठीक है, या उनमें कुछ चेंजेस करना, तो वो चीज क्या होगी? फोर्जरी। तो अब फोर्जरी की जो डेफिनेशन है वो 463 में दी गई है। फोर्जरी की डेफिनेशन क्या कहती है? Whoever makes any false document or false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause damage or injury to public or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud or that fraud may be committed commits forgery। अब यहाँ पे क्या है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है या पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है या पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि पूरे को पूरे डॉक्यूमेंट को ही हमने फोर्ज करना है। अगर हम कोई पार्ट उस डॉक्यूमेंट का एक सिंगल पार्ट भी अगर हम चेंज कर रहे हैं या उसको अपने फायदे के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो क्या होगी? फोर्जरी। ठीक है, अब हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम किसी को डैमेज या इंजरी पहुंचा सके। अब वो कौन है, या पब्लिक एट लार्ज भी हो सकते हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। और कर क्यों रहे हैं? या तो हमने कोई क्लेम लेना है या कोई टाइटल को सपोर्ट करता है, हमारे लिए कोई फेवरेबल टाइटल है उसको सपोर्ट करता है, या फिर कि कोई पर्सन जो सामने वाला पर्सन है या किसी और पर्सन को हम किसी इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में ले जा सके उसकी वजह से। और ये हमने किया क्यों है? ताकि हम सामने वाले पर्सन के साथ फ्रॉड कर सके या फ्रॉड कमिट कर दिया है। तो अब अगर हम इस इंटेंशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट को फॉल्स डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? हम फोर्जरी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो 464 है वो बात कर रहा है मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। सेक्शन 464 बात कर रहा है मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब किसी पर्सन को हम कहेंगे कि उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार किया है या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किया है। कब? अगर वो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली मेक कर रहा है, सील साइन कर रहा है, सील कर रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट मतलब किसी डॉक्यूमेंट को बना रहा है या उसको साइन कर रहा है या उस पर सील मतलब स्टैंपिंग कर रहा है या उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और वो विद डिसऑनेस्ट और मिस फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ कर रहा है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बना रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे अपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फिक्स कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कोई मार्क्स डिनोट कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को की ऑथेंटिसिटी को मतलब कंफर्म कर रहा है। तो वो कर क्यों रहा है? ये सब तो ठीक है, अगर हम लीगली भी करेंगे तो वो चीज भी सही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ ये कर रहा है और उसको पता है कि ऐसा करने से या उसको पता है कि जो ये उसने खुद भी नहीं किया, अगर किसी और पर्सन ने भी किया है उसको पता है कि ये गलत तरीके से हुआ, ठीक है। या फिर कोई पर्सन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किसी डॉक्यूमेंट को या तो कैंसिल कर रहा है या ऑल्टर कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर उसने कुछ कैंसिल या ऑल्टरेशन किया है तो भी मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट में जाएगा। और थर्डली क्या है? उसने डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किसी पर्सन को साइन, सील, एग्जीक्यूट या ऑल्टर करने दिया किसी डॉक्यूमेंट को
ये जानते हुए कि वो पर्सन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से या इंटॉक्सिकेशन की वजह से या उसके ऊपर डिसेप्शन प्रैक्टिस हुई है, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है। ऐसा नहीं होता कि कई बार हम सामने वाले पर्सन को गलत चीज बता के या बताते ही नहीं है कि क्या लिखा है, हम उससे साइन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जिस बंदे ने साइन किया उसको तो पता ही नहीं मैंने क्या किया है, तो जो पर्सन जानबूझ के करवा रहा है उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार किया है। फाइन। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? एक्सप्लेनेशन 1 कह रही है ए मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फोर्जरी। कई बार कोई पर्सन अपने नाम के ही सिग्नेचर करता है, वो भी अगर डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ है, वो भी फोर्जरी हो सकती है। और एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है? द मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ fictitious person intending it to be believed that document was made by a real person or in the name of deceased person intending to be believed that document was made by person in his lifetime may amount to forgery। अब यहाँ पे हम या तो फिक्टिशियस पर्सन, जिस पर्सन के बारे में हमको जानते ही नहीं है, या तो उसके नेम से हम कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन के नेम से बना रहे हैं कि जो कि डिसीज्ड है, और हम सामने वाले को प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है ना, ये वो पर्सन जब जिंदा था उसने तब बनाया था। अगर हम ऐसी कुछ शो करके कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया। और एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है? अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मीनिंग क्या होगा? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दिया गया है वही मीनिंग यहाँ पे होगा। और सेक्शन 465 बात कर रहा है कि पनिशमेंट क्या होगी फोर्जरी की। सेक्शन 465 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर फोर्जरी। तो वहां पे पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकती है अप टू 2 years और विद फाइन, और दोनों के साथ। सेक्शन 466 बात कर रहा है फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर एटसेट्रा। अब अगर कोई फोर्ज कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का रिकॉर्ड है, या उसकी प्रोसीडिंग है, या बर्थ मतलब जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह वाला रजिस्टर है, बैप्टिज्म वाला है, या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन वगैरह रजिस्टर है, बरियल वाला रजिस्टर है, जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा रखा जाता है, ठीक है, और या जिसका जो सर्टिफिकेट है अगर पब्लिक सर्वेंट ने ही देना होता है, ठीक है, या ऐसे मतलब जो ऑफिशियल कैपेसिटी वाले डॉक्यूमेंट्स है ना, अगर हम उनमें कुछ फोर्जरी कर रहे हैं तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी? 7 years तक की हो सकती है प्लस फाइन है, ठीक है। और 467 यहाँ पे आपने बस इनके हेडिंग्स देखने हैं कि फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल वगैरह में अगर फोर्जरी करते हैं तो पनिशमेंट कितनी है? जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है या 10 years तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। 468 इंपॉर्टेंट है, अगर हम चीटिंग के पर्पस के साथ फोर्जरी करते हैं, ठीक है, ताकि हम सामने वाले पर्सन के साथ चीटिंग कमिट कर सके, इसलिए हम किसी डॉक्यूमेंट में फोर्जरी कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? 7 years तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन। 469 बात कर रहा है फोर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन। अगर हम किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट में फोर्जरी कमिट कर रहे हैं, वहां पे पनिशमेंट कितनी है? 3 years तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन। 470 बात कर रहा है फोर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड होली और इन पार्ट बाय फोर्जरी इज डेजिग्नेटेड एज फोर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हम किसी डॉक्यूमेंट को फोर्ज्ड कब कहेंगे? जब या तो वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फोर्ज हो गया है, या फिर उसका कोई एक सिंगल पार्ट भी अगर हमने उसमें चेंज किया, फोर्जरी की है, देन ऑल्सो दैट डॉक्यूमेंट विल बी टर्म्ड एज फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। सेक्शन 471 ये एक 467, 468 एंड 471 ये आपको जो बच्चे प्रैक्टिसिंग हैं उनको बहुत देखने को मिलता होगा कोर्ट में। इसके बेसिस पे बहुत सारी प्रोसीडिंग्स फाइल की जाती हैं। तो अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो कि फोर्ज्ड है उसको एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज करने की पनिशमेंट कितनी है? मतलब पर्सन को या तो नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है
तो अब यहाँ पे उसको पनिशमेंट कितनी होगी, ऐसे ही पनिशमेंट होगी जैसे कि उसने खुद उस डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया है। सेक्शन 472 बात कर रहा है मेकिंग और possessing counterfeit seal with intent to commit forgery punishable under section 467। अब काउंटरफिट सील क्या हो गई, जाली सील, ठीक है, जो कि हमें पता है कि हमारे पास उस चीज को पोजेस करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सील मैं लेके घूम रही हूँ, ठीक है, मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है ना उसको यूज करने की। अब यहाँ पे या तो ऐसी सील को हम बना रहे हैं या पोजेस कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारी जो पोजेस भी जो कर रहे हैं हम इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं ताकि हमने किसी के साथ फोर्जरी कमिट करनी है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है या फिर 7 ईयर्स तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन। अब 472 में जो है कि वो पनिशेबल अंडर 467 है, ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को फोर्ज करने के लिए अगर हमने वो किया 467 में तो वो चीज पनिशेबल है। लेकिन अगर काउंटरफिटिंग इस पर्पस के लिए की जाती है या पोजेस की जाती है कि वो कोई किसी भी पर्पस के लिए, मतलब वैसे कोई और ऑफेंस करना है, 467 वाला पर्टिकुलर ऑफेंस नहीं करना, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 7 ईयर्स तक की और 7 ईयर्स प्लस फाइन। जो 467 में है वहां पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या 7 ईयर्स तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन है, ठीक है। अब 474 क्या कह रहा है कि आपको पता है कि 466 या 467 के अकॉर्डिंगली ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है, ठीक है, आपको पता है, फिर भी आपने उसको पोजेस कर रखा है, प्लस आप इसको एज ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज करना भी चाह रहे हो, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 7 ईयर्स तक की प्लस फाइन, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 477A, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई जो कि एक सेक्टर में चाहे क्लर्क है, चाहे ऑफिसर है, चाहे सर्वेंट है, ठीक है, वो विलफुली किसी और को डिफ्रॉड, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर करता है, मल्टीलेट्स करता है, फॉल्सिफाई करता है कोई भी बुक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर या राइटिंग या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, जो कि उसके एम्प्लॉयर के पोजेशन में होनी चाहिए या उसके एम्प्लॉयर को बिलोंग करती हैं, ठीक है। ठीक है, और वो कर क्यों रहा है, ताकि वो किसी और को डिफ्रॉड कर सके या फॉल्स एंट्री करवा सके या फिर कोई मटेरियल पर्टिकुलर जो उसको डालना है उसने उसको ओमिट किया है उस बुक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बुक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर, राइटिंग, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में वो कुछ फोर्जरी कमिट कर रहा है, वो भी तब जब वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे ऑफिसर है, चाहे सर्वेंट है या एम्प्लॉय है। तो अब ऐसे केस में उसकी सजा कितनी हो सकती है, 7 ईयर्स तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन और दोनों, ठीक है। अब 481 क्या बात कर रहा है, यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, ये नेक्स्ट चंक है ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स। तो अब जैसे आपने किसी प्रॉपर्टी पे कुछ मार्क्स देखे होंगे कि जैसे नेस्ले का है, ठीक है, वो एक तरीके से ट्रेडमार्क है, ठीक है, उसका वो
हम कोई whoever marks any movable property or goods or any case package or other receptacle containing movable property or good or uses any case package or other receptacle having any mark thereon in a manner reasonable calculated to cause it to be believed that the property or good so marked on any property or good contained in any such respectable so marked belong to person to whom they do not belong is said to use a false प्रॉपर्टी मार्क। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने देखा होगा नेस्ले पे ना एक नेस्ट बना होता है और साथ में चिड़िया वगैरह बनी होती है। अब हमने क्या किया, हमने अपना कोई चॉकलेट का ही प्रोडक्ट तैयार किया और हमने उस पे जानबूझ के वही पिक्चर लगा दी ताकि दूसरे पर्सन को ये लगे कि आपने मार्केट में देखा होगा ऐसी बहुत सारी चीजें बिकती हैं, कुछ रिजेम्बलेंस सा उन पे मार्क लगा होता है। तो अब अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क यूज किया क्योंकि हमें पता है कि ये तो किसी और का है, हम जस्ट उस चीज की रिजेम्बलेंस करने के लिए वो कर रहे हैं। तभी जो ट्रेडमार्क्स होते हैं ना वो कॉपीराइट के अंडर आते हैं। अगर उन किसी ट्रेडमार्क को हमने मतलब रजिस्टर करवाया हुआ है उसके बाद अगर उसको कोई और यूज कर रहा है ना तो उसकी पनिशमेंट भी हो सकती है, ठीक है। और सेक्शन 482 क्या कह रहा है, यूज पनिशमेंट फॉर कॉजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। अब कोई पर्सन प्रॉपर्टी मार्क को फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क को यूज कर रहा है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 1 ईयर तक की और विद फाइन और विद बोथ। अब यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन क्या है कि वो ये प्रूव कर दे कि उसने विदाउट इंटेंट टू डिफ्रॉड किया है। ये मेरी किसी को डिफ्रॉड करने की इंटेंशन नहीं थी, मेरे से बाय चांस ये यूज हो गया, तब तो वो बच सकता है। अदरवाइज उसको पनिशमेंट कितनी है, 1 साल तक की या फिर फाइन या फिर दोनों, ठीक है। अब 482-83 क्या कह रहा है, काउंटर फिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय अदर्स। अब कोई और यूज कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी मार्क है ही किसी और का, ठीक है, उसको हम काउंटर फिर वही जाली बनाते हैं तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 इयर्स तक एक्सटेंड होगी और विद फाइन या फिर दोनों। अब 484 बात कर रहा है काउंटर फिटिंग मार्क यूज्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब कुछ मार्क्स होते हैं जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन उसको यूज कर रहा है, अब वो किसी ऑफिस में है वो तभी वो यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं यूज करते। और कोई पर्सन उसको जेन्युइन बना के यूज कर रहा है, उसको पता है कि ये काउंटर फिट है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, 3 इयर्स तक की प्लस फाइन, ठीक है। इसमें से आप इनके सेक्शन नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। एज सच आपको इनकी पनिशमेंट्स वगैरह दिख रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पीटी में ये कुछ आ नहीं सकता, कई बार सेक्शन नंबर भी पूछ लिया जाता है, पनिशमेंट्स भी पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज ये चंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इनको डिटेल में डिस्कस करें। अभी हम करेंगे चैप्टर 20। चैप्टर जो 19 है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, दैट इज ऑल्सो नॉट सो इम्पोर्टेंट। चैप्टर 20 बात कर रहा है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। इसमें सेक्शन 493 से लेके 498 तक के सेक्शंस हैं। जो 493 बात कर रहा है वो बात कर रहा है कोहैबिटेशन कोज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। अब कोई पर्सन मतलब धोखे से किसी वुमेन जो जिसके साथ उसको मैन को तो पता है कि आई एम नॉट लॉफुली मैरिड, ठीक है, बट वो उसको बिलीव दिलवा रहा है कि भाई तू मेरे साथ लॉफुली मैरिड है और मेरे साथ तुझे कोहैबिट करना पड़ेगा या सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि वी आर लीगली मैरिड। मेल पर्सन को पता है कि आई एम नॉट लीगली मैरिड, लेकिन फिर भी वो फीमेल को बिलीव दिलवा रहा है धोखे से कि यू आर लीगली वेडेड वाइफ ऑफ माइन। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स,
प्लस फाइन, फाइन। और सेक्शन 494 मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ये जो सेक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, बाइगैमी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, मतलब कोई भी, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ जिंदा है, उनके, ठीक है, उनके जिंदा रहते रहते, लिविंग हस्बैंड और वाइफ, जिंदा का मतलब ये भी है कि आपकी मैरिज सबसिस्ट कर रही है, वो मैरिज या तो हमने डिवोर्स के थ्रू खत्म नहीं कर दिया या फिर वो नल एंड वॉइड पहले से ही है, तो अगर तो ऐसा कुछ है तो वहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट स्पाउस के होते हुए दूसरी मैरिज कर ली है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 7 इयर्स तक की प्लस फाइन। ठीक है, पर वही एक्सप्लेनेशन कि अगर किसी पर्सन की जो फर्स्ट मैरिज है वो कंपिटेंट कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो वहां पे इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी सेकेंड मैरिज पे। ठीक है, और या फिर अगर हस्बैंड और वाइफ है जो सब्सिक्वेंट मैरिज के टाइम पे वो कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट था, जो फर्स्ट मैरिज का हस्बैंड या वाइफ कॉन्टिन्यूसली 7 इयर्स तक एब्सेंट था और 7 साल तक उसको ना तो किसी ने देखा ना सुना, तो अब ऐसे केस में अगर वो पर्सन, मतलब जो स्पाउस पीछे रह गया, अगर वो सब्सिक्वेंट मैरिज कमिट कर रहा है, पर यहाँ पे एक वो है प्रोवाइजो है, इसके साथ में एक चीज है कि आपने जिस टाइम पे जो स्पाउस सेकंड मैरिज कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसने इन्फॉर्म किया होना चाहिए सेकंड मैरिज वाले स्पाउस को कि मेरे साथ ऐसे ऐसे चीजें हुई थी और मुझे अभी तक उस पर्सन का पता नहीं चल रहा, या मैंने ना तो उसको देखा सुना, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश भी कर ली कि उसको ढूंढने की, वो मिल नहीं रहा। और ऐसे केस में आफ्टर 7 इयर्स ऑफ हिज और हर एलोपमेंट जो भी है, उसके बाद अगर वो स्पाउस मैरिज कर रहा है वहां पे बाइगेमी नहीं लगेगी। ठीक है, सेक्शन 495 क्या रहा, सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कंट्रैक्टेड। अब क्या है, बाइगेमी तो हो रही है लेकिन जो सेकंड स्पाउस है ना, जो सेकंड मैरिज वाला स्पाउस है, उसको बताया नहीं गया कि मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी और वो अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 10 इयर्स तक की, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्पाउस के साथ तो हम इनजस्टिस कर रहे हैं, सेकंड स्पाउस के साथ भी कर रहे हैं, विच मेक्स 10 to 10 इयर्स प्लस फाइन। ठीक है, 496 मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। ठीक है, अब कई बार आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह ऐसे सीरियल्स में देखा होगा कि मैरिज सेरेमनी तो हम पूरी कर रहे हैं लेकिन वहां पे चाहे ग्रूम है चाहे लड़की है, ठीक है, तो वो जानबूझ के कर रहे हैं कि जो स्पाउस जिसके साथ वो मैरिज कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट मैरिज कर रहे हैं या कोई मैरिज ही कर रहे हैं, उसको पता ना चले कि मैं इसके साथ फ्रॉड कर रहा हूं। ठीक है, अब फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ हम मैरिज सेरेमनी तो कमिट कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि इस मैरिज सेरेमनी से हम लॉफुली मैरिड नहीं बन जाएंगे, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 7 इयर्स तक की प्लस फाइन। सेक्शन 497 बात कर रहे हैं एडल्ट्री की। अब whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be wife of another man, ठीक है, without the consent or convenience of that man, and sexual intercourse not amounting to offense of rape is guilty of offense of adultery and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years
or with fine or with both. In such case the wife shall not be punishable as an abettor. अब यहाँ पे क्या है, ये मैन टू मैन ऑफेंस है, ठीक है। वैसे इनको इन डिटेल बहुत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन को योसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस के थ्रू हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये मैन टू मैन ऑफेंस था, ठीक है। अगर इस पर्सन की वाइफ, इसकी वाइफ है मान लीजिए, ठीक है, अगर इसके साथ ये पर्सन इसकी कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और वो ऑफेंस ऑफ रेप में नहीं आ रहा, तो ये पर्सन अब किस चीज के लिए गिल्टी होगा, अडल्ट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे वाइफ को कोई पनिशमेंट नहीं है, एज एन अबेटर उसको कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। इसको जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस के थ्रू हमने अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। सेक्शन 498 बात कर रहा है एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। अब किसी मैरिड वुमेन को या तो भगा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, पता है कि ये किसी और की वाइफ है, ठीक है, और इस इंटेंट के साथ लेके जा रहे हैं कि उस फीमेल को से के द्वारा इलिसिट इंटरकोर्स करवाया जा सके, या फिर उस फीमेल को इसी पर्पस के लिए कंसील या डिटेन करके रखा जा सके, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 इयर्स तक की और फाइन और विद बोथ। अब ये हमारा चैप्टर 20 कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर 20A है जो कि हमने 1983 की अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है। ये बात कर रहा है, इसमें सेक्शन 498A ऐड किया गया था, जो बात कर रहा है क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। अब 498 की वर्डिंग क्या कहती है, husband or relative of husband of woman subjecting her to cruelty, whoever being the husband or relative of husband of a woman subject such woman to cruelty। यहाँ पे ये सिर्फ क्रुएलिटी को कह रहा है, ऐसा नहीं है कि डाउरी के रिलेटेड ही होनी चाहिए। अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव की तरफ से फीमेल के साथ क्रुएलिटी हो रही है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, एक्सटेंड टू 3 इयर्स प्लस फाइन। अब क्रुएलिटी का मीनिंग क्या है, ये वैसे कोई क्रुएलिटी को हम स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर चीज को ही क्रुएलिटी में डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा विलफुल कंडक्ट होता है, ठीक है, कि यहाँ पे हम फीमेल के साथ ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं कि फीमेल के अंदर सुसाइड कमिट करने की ड्राइव हो रही है, या फिर उसको इंजरी या उसकी डेंजर ऑफ लाइफ है, या उसकी हेल्थ के लिए वो चीज डेंजरस है। ये चीज मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। क्लोज भी क्या कह रहा है, हरासमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने पहले कहा था ना कि डाउरी के डिमांड के रिलेटेड नहीं है, ऊपर जो सेक्शन 498 की वेयर वर्डिंग है वहां पे सिर्फ यही है कि क्रुएलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब क्रुएलिटी डाउरी के रिलेटेड भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, कैसा भी कंडक्ट होता है। तो एक्सप्लेनेशन ये किसी भी कंडक्ट की बात कर रहा है जो कि क्रुएलिटी है, जो फीमेल को तंग परेशान है, तो वो दैट इज क्रुएलिटी। लेकिन अगर फीमेल को अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी या मतलब प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए भी कुछ हरासमेंट किया जाता है, देन ऑल्सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्रुएलिटी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर 21, जिसमें कि हमने डेफामेशन के ऑफेंस को डिफाइन किया है। डेफामेशन सेक्शन 499 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 500 में हमने इसकी पनिशमेंट दी है। 501 क्या कह रहा है कि अगर हमें पता है कि कोई मैटर डेफामेटरी है, हम उसको प्रिंट कर रहे हैं या एनग्रेव कर रहे हैं, तो वहां पे क्या पनिशमेंट होगी, या फिर हमें पता है कि कोई डेफामेटरी मैटर कंटेन कर रहा है कोई चीज, हम उसकी सेल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या पनिशमेंट होगी। अब पहले हम देखेंगे डेफामेशन होती क्या है। पहला, whoever by words either spoken or intended to be read or
बाय साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम चाहे बोल के, ठीक है, चाहे लिख के, ठीक है, या साइंस के द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा हम कुछ इम्प्यूटेशन बना रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं ताकि हम किसी और पर्सन को नुकसान पहुंचा सकें, या हमें रीजन टू बिलीव है कि इस इम्प्यूटेशन से किसी पर्सन की रेपुटेशन को नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ पे जो डेफामेशन है वहां पे पर्सन को हम पर्सनल इंजरी नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम उसकी रेपुटेशन को इंजर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफेम कर रहे हैं। इम्प्यूटेशन से हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन को डिफेम कर रहे हैं अगर उसकी रेपुटेशन हार्म हो रही है। इसकी एक्सप्लेनेशन 4 है, वो क्या कह रही हैं, it may amount to defamation to impute anything to deceased person if imputation would harm the reputation of that person if living, and if intended to hurtful to the feelings of his family and near relatives। अब कोई डेफामेशन है किसी डेड पर्सन की भी हो सकती है, अगर उसके मरने के बाद भी अगर वो चीज हम इम्पुटेशन उसके जिंदा होते लगाते हैं ना, तो उसकी डेफामेशन हो जाती है। या फिर उसके मरने के बाद उसकी फैमिली की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो वो डेफामेशन में कवर होगा ही होगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, इट मे अमाउंट टू डेफामेशन टू मेक एन इम्पुटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच। अब अगर मतलब डेफामेशन एक लिविंग पर्सन की ही नहीं, कंपनीज की या एसोसिएशन या कलेक्शन ऑफ पीपल की भी हो सकती है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है कि हम इम्प्यूटेशन कुछ ऐसे टॉन्टिंग वे में कर रहे हैं, मतलब ऑल्ट्रेशन के वे में कर रहे हैं, या एक्सप्रेस आयरनिकली कर रहे हैं कि वो अगर हम उसको टोंट को अगर हम उसको कंसीडर करें तो वो एक्चुअल में डेफामेशन होती है। कर तो हम तारीफ रहे हैं, लेकिन वो तारीफ इस तरीके से कर रहे हैं कि सामने वाले पर्सन को लगे कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो चीज भी डेफामेशन में जाएगी। एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहती है कि कोई भी चीज को हम रेपुटेशन को हम तब कब तक नहीं कंसीडर करेंगे, जब तक वो इम्पुटेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और पर्सन के मोरल या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लोअर नहीं कर रही है। ठीक है, किसी कास्ट की जो कॉलिंग है उसको लोअर नहीं कर रही है, या किसी पर्सन के क्रेडिट को लोअर नहीं कर रही है, या फिर किसी बॉडी को हम लॉथसम स्टेट में नहीं लेके जा रहे हैं, या फिर जो चीज जनरली डिस्ग्रेसफुल नहीं कंसीडर की जाती है वो सब चीजें उसमें डेफामेशन में कवर अप नहीं होंगी। अब जो डेफामेशन है उसकी 10 एक्सेप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर तो हम कई बार कुछ जर्नली भी बोल जाते हैं तो वो चीजें क्या सारी की सारी डेफामेशन में आ जाएंगी। तो अब हमने कुछ 10 पॉइंट्स दिए हैं जिनमें हम इन चीजों को डेफामेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम पब्लिक गुड में किसी इम्पुटेशन जो कि सच्ची है उसको पब्लिश कर रहे हैं तो वो चीज डेफामेशन नहीं होगी। या फिर जो पब्लिक सर्वेंट का पब्लिक कंडक्ट है अगर उसमें वो कुछ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला समझे, जैसे पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने चले गए तो अब कोई कह देगा कि मुझे तो डिफेम कर दिया। अगर वो लीगली वो चीज कर रहे हैं और वो अपनी ड्यूटी करते टाइम ये कर रहे हैं तो फिर ऐसे तो फिर हर पर्सन कहेगा मुझे डिफेम कर दिया, तो ये एक्सेप्शन में आएगा। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। अब कोई पब्लिक क्वेश्चन को टच कर मतलब पब्लिक क्वेश्चन को कंसीडर करते हुए किसी पर्सन का क्या कंडक्ट है वो चीज क्या होगी, डेफामेशन में नहीं आएगी। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स हैं उनकी रिपोर्ट्स को अगर हमने ट्रूली पब्लिश किया है तो उसमें अगर किसी पर्सन की रेपुटेशन वगैरह पे नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि हमने ट्रू कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पब्लिश किया है, वो चीज डेफामेशन में नहीं आएगी। ठीक है, या मैरिट्स ऑफ केस जो कि कोर्ट में डिसाइडेड है या फिर जो कंडक्ट ऑफ विटनेसेस हैं या कुछ भी है, वो चीज अगर उसमें हम उसको एनालाइज करते हुए किसी पर्सन को डिफेम कर भी जाते हैं तो वो इस एक्सेप्शन के अंदर एक्सक्लूडेड है, उसको पनिशमेंट नहीं होगी।
मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, हमने गुड फेथ में पब्लिक परफॉर्मेंस जो भी हुई है उसको अगर हमने अच्छा लगा अच्छा कह दिया, बुरा लगा तो अब ऐसा नहीं सामने वाला पर्सन कह सकता कि भाई मुझे तो आपने ऐसे ऐसे कमियां निकाल दी, आपने तो मुझे डिफेम कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सेंसर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अदर। अब अगर मान लीजिए मैं आपकी टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरी लॉफुल अथॉरिटी है कि आपकी जो आंसर शीट्स हैं आप जब मैं चेक करूं तो उसमें जो जो गलतियां वो मैं निकाल लूं, ठीक है, मैंने गुड फेथ में आपके बेटरमेंट के लिए वो चीज की है। अब कोई स्टूडेंट उठ के कह दे कि आपने मेरी गलतियां निकाल दी, आपने मुझे डिफेम कर दिया, ये पॉसिबल है नहीं ना। एक्विजिशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथोराइज्ड पर्सन, अगर हम गुड फेथ में किसी पे एक्विजिशन लगा रहे हैं, कई बार हमें लग रहा, मान लीजिए मर्डर के चार्जेस ही लगे हैं किसी पर्सन पे और वहां पे मिस्टर ए आके कह रहे हैं मुझे लगता है बी ने, उसने गुड फेथ में ये चीज कही है तो वो बी पे अपना शक जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर शक जाहिर कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन डिफेम हो गया, कुछ सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे वो शक जाहिर कर रहा होगा ना, और उसने गुड फेथ में किया है तो वो और ऑथराइज्ड पर्सन के पास किया है, मान लो पुलिस के पास उसने जाके कहा है, तो वहां पे ये डेफामेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है इम्पुटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट। अब अपने इंटरेस्ट को या किसी पर्सन जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसको बचाने के लिए अगर कोई हम इम्पुटेशन कर रहे हैं और वो भी गुड फेथ में कर रहे हैं तो डेफामेशन के लिए हम लायबल नहीं होंगे। क्वेश्चन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू हुम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड। अब हमने पब्लिक गुड के लिए मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसका हमें पता है कि वो चोरी का सामान ही खरीदता है, अब यहाँ पे हमने उसके बेनिफिट के लिए कह दिया कि आप ना किसी मिस्टर सी है वो उससे सामान खरीदना चाह रहे हैं, तो हमने मिस्टर सी को कह दिया कि आप उससे सामान देख के ही लेना, भाई वो चोरी के सामान में डीलिंग करता है। अब ये चीज हमने सी के बेटरमेंट के लिए गुड फेथ में कही है, क्वेश्चन दी है कि आपकी मर्जी, आप खरीदना चाहो खरीद लो, लेकिन वो ऐसे ऐसे माल खरीदता है, इन केस आपको गुड्स खरीदता है, इन केस आपको कोई दिक्कत हुई तो फिर आप कहोगे, तो हमने गुड उसके गुड फेथ में और उसके गुड के लिए ये चीज कही है तो वहां पे डेफामेशन नहीं होगी। अब पनिशमेंट कितनी है डेफामेशन की, वो 2 years तक एक्सटेंड होगी और विद फाइन और दोनों। और अगर हमें पता है कि कोई मैटर डेफामेटरी है, सेक्शन 501 में हमें पता है कि कोई मैटर डेफामेटरी है, हम फिर भी उसको प्रिंट कर रहे हैं या एनग्रेव कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है 2 years तक की और फाइन और विद बोथ। और अगर सेक्शन 502 क्या कह रहा है कि अगर हमें पता है कि कोई चीज जो प्रिंट हुई है वो डेफामेटरी मैटर उसमें कंटेन्ड है, हम फिर भी उसको सेल कर रहे हैं या ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, तो वहां पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड हो सकते हैं 2 years तक की और फाइन और विद बोथ, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन चैप्टर 21 भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 22 जो बात कर रहा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयंस। क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होती है, whoever threatens another with an injury to his person, reputation or property, or to person or reputation of anyone in whom that person is interested with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do an act which he is not legally bound to do or omit to do any act which that person is legally entitled to as a means of avoiding the execution of threat commits criminal intimidation। अब क्या है, अगर एक पर्सन किसी दूसरे को डरा रहा है, या तो मैं तेरे को नुकसान पहुंचा दूंगा या तेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दूंगा या तेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा दूंगा, तीनों में से अगर कोई भी डर हम किसी को दिखा रहे हैं ताकि हम उससे कुछ ऐसा करवा सके जो कि वो करने के लिए बाउंड नहीं है या उसकी ड्यूटी है कुछ करने की, हम उसको करने के लिए मना करवाना चाहते हैं, और यहाँ पे हम उसको ये थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है, डर दिखा रहे हैं इस पर्पस के लिए, तो हमने क्या कमिट कर दिया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर दी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अ थ्रेट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन इन हुम दैट पर्सन थ्रेटन्ड इज इंटरेस्टेड इज विद इन दिस सेक्शन।
अब मान लीजिए हम मिस्टर ए को डरा रहे हैं कि आपने मेरे लिए चोरी करके आनी है। इन केस आपने चोरी नहीं की तो आपके फादर जो मर चुके हैं, मैं उनकी कोई जो स्कैंडल है या कोई स्कैम उन्होंने किया हुआ है, मैं उसकी पोल खोल दूंगा। अब यहाँ पे मैं थ्रेटन कर रही हूँ टू कमिट थेफ्ट, ठीक है, मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए अपने फादर में इंटरेस्टेड है, चाहे उनके फादर की डेथ हो भी चुकी है। अगर डिसीज्ड पर्सन की रेपुटेशन को भी अगर हार्म करने के लिए हम नुकसान थ्रेटन कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब सेक्शन 504 बात, इसकी पहले पनिशमेंट कर लेते हैं। सेक्शन 506 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। वो कह रहे हैं कि अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुई है वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 इयर्स तक एक्सटेंड होगी और फाइन और बोथ। लेकिन अगर हमने डर दिखाया है कि मैं तेरी डेथ कोज कर दूं या ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ऑफेंसेस के लिए डर दिखा रहा हूं या फिर ऐसे ऑफेंसेस के एक्यूजेशन का डर दिखा रहा हूं कि जिसकी पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर 7 इयर्स तक है, ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, 7 इयर्स तक की या फिर फाइन या दोनों, ठीक है। अब सेक्शन 504 इसको हम इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू ब्रीच प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। अब हम किसी को जानबूझ के इंसल्ट कर रहे हैं ताकि हमारी वहां पे इंटेंशन क्या है कि इसको इंसल्ट करके हम जो कम्युनिटी में पीस है ना, उसको जो शांति है, मतलब इस बंदे को इंसल्ट कर दो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम सारी सोसाइटी को इंसल्ट कर देंगे और इससे क्या होगा, माहौल खराब होगा, ठीक है। अगर हम ऐसी इंटेंशन के साथ किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, 2 इयर्स तक की और विद फाइन या दोनों। सेक्शन 505 बात कर रहे हैं स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ या फिर स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी, हेट्रेड और इलविल बिटवीन क्लासेस, ठीक है। या फिर ये मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है सेक्शन। या तो आपने मिसचीफ करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है, या पब्लिश की हैं या सर्कुलेट की हैं ताकि कोई भी ऑफिसर या सोल्जर्स वगैरह, आर्मी वगैरह, उनमें म्यूटनी हो, ठीक है। या फिर हम चाह रहे हैं कि पब्लिक में एक डर का माहौल पैदा हो, ठीक है, और इससे वो स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंसेस कमिट कर दें या पब्लिक ट्रंक्विलिटी के अगेंस्ट कोई एक्ट करें, या फिर वो हम एक क्लास या कम्युनिटी ऑफ पर्संस को क्या करना चाह रहे हैं, इंसाइट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, 3 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है और विद फाइन विद बोथ। अब सेकंड ही इसी सेक्शन का सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सेक्शन। सेकंड है स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी, हेट्रेड और इलविल बिटवीन क्लासेस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स जिसमें रूमर्स या अलार्मिंग न्यूज़ हैं उसको पब्लिक या सर्कुलेट कर रहे हैं, ताकि उसको हम कर क्यों रहे हैं, ताकि इससे जो प्ले ग्राउंड ऑफ रिलीजन है, ठीक है, या रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी, मतलब उनमें इन चीजों के बारे में हम कुछ पब्लिश या सर्कुलेट कर रहे हैं जिससे कि ना 2 कम्युनिटीज के बीच में या रिलीजन्स के बीच में या क्लासेस के बीच में कुछ चीजें लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड हुई होती हैं, कुछ रेशियल बेसिस पे होती हैं, कुछ कास्ट बेसिस पे होती हैं, कुछ कम्युनिटी बेसिस में होती हैं, कि उनमें आपस में लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा हो। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसी इम्प्यूटेशंस बना रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट 3 इयर्स तक की और फाइन और विद बोथ, ठीक है। और ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 कमिटेड इन प्लेस, अब वही चीजें अगर जो ऊपर वाली हम एनिमिटी प्रमोट कर रहे हैं ना, वो स्पेशली हम जाके कर रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप पे, ठीक है, तो वहां पे जहां पे रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, परफॉर्म की जाती हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 5 इयर्स तक की प्लस फाइन।
सेक्शन 507 बात कर रहा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम एनोनिमस कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, इसकी वजह से हम मतलब सोसाइटी में एक डर का माहौल तो पैदा कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस बंदे की तरफ से ये चीज आई है ना, ओरिजिनेट हुई है, उसका नाम ना पता चले किसी को। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 इयर्स तक की, प्लस 2 इयर्स तो इस ऑफेंस की, और जो ऑफेंस हो जाएगा अगर एनिमिटी वगैरह हो जाती है तो वो जो उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर पनिशमेंट है वो तो होगी ही होगी, प्लस ये 2 इयर्स की तक एक्सटेंड हो सकती है। 508 क्या बात कर रहा है, एक्ट caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of divine displeasure। अब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को कुछ उकसा रहे हैं कि तुमने ऐसा कर दिया या ऐसा नहीं किया तो भाई तुम पे देवीय प्रकोप होगा या तुम्हें शैतान कब्जे में ले लेगा, ऐसा करके हम किसी को डरा रहे हैं। तो अब यहाँ पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 1 ईयर्स तक की, या फिर फाइन, या दोनों। सेक्शन 509 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसको 354 के साथ जो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है उसके साथ में रीड विद करते हैं। वर्ड्स गेस्चर्स एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारे, या गेस्चर्स वगैरह कर रहे हैं जिससे कि हमें पता है कि इन गेस्चर्स को किसी फीमेल द्वारा सुना या देखा जाएगा, और इससे फीमेल की प्राइवेसी भी इंक्लूड होती है, मतलब उसकी मॉडेस्टी पे हम वार कर रहे हैं इससे। तो वहां पे पनिशमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन। और सबसे लास्ट वाला सेक्शन इसमें, इस चैप्टर में, सेक्शन 510 जो कि मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन। यहाँ पे ये एक, इसमें से ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आईपीसी में सबसे कम सजा इस सेक्शन में दी गई है। अगर कोई बंदा पी के मतलब अल्कोहल कंज्यूम करके क्या करता है, पब्लिक प्लेस पे दंगा कर रहा है, ठीक है, जिससे दूसरे पर्सन्स को एनॉयंस हो, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे शोर वगैरह मचा रहा है, तो वहां पे उसको सजा कितनी हो सकती है, 24 घंटों की सजा हो सकती है, और फाइन कितना लग सकता है, 10 रुपए का, या फिर 2। और इसके साथ हमारा सेक्शन चैप्टर 22 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 23 जो कि इस आईपीसी का लास्ट चैप्टर है, इसमें सिर्फ एक सेक्शन है जो कि अटेम्प्ट ऑफ कमिट ऑफेंसेस की बात कर रहा है। जिन पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में मतलब ऑफेंसेस के बारे में उन वहां पे सेक्शन 7 में प्रोविजंस नहीं दी हुई है, जैसे हमने मर्डर की बात की, वहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर की प्रोविजन भी है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड की बात की तो अटेम्प्ट की भी है, ठीक है। बहुत सारे सेक्शंस में हमने अटेम्प्ट की प्रोविजंस दी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अटेम्प्ट की प्रोविजंस हमने नहीं दी, तो उन सेक्शंस के उन ऑफेंसेस के अटेम्प्ट को हम कहाँ पे कवर करेंगे, सेक्शन 511 में। वो बात कर रहा है whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or cause such an offenses to be committed in such attempt does an act towards the commission of offense। अब यहाँ पे कौन कौन से पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या कोई भी इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि हमने यहाँ पे डेथ वाले ऑफेंसेस को कवर नहीं किया। एक्सक्लूडेड कौन से हैं, पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस। पहली चीज तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इस सेक्शन में से प्री के, ठीक है। और हमने अटेम्प्ट भी कर दिया, कोई ऐसा एक्ट कर दिया टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस, और उसके लिए हमारे पास उस अटेम्प्ट के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है वहां पे हमारे पास इस कोड में, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, विच में एक्सटेंड टू 1/2 द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और एज अ केस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट।
अब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में हम 1/2, या फिर अगर इम्प्रिजमेंट दी हुई है तो जो उसकी लॉन्गेस्ट हम करते हैं ना, एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, इट मीन्स लॉन्गेस्ट क्या है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स का 1/2। अब लाइफ इन इम्प्रिजमेंट हमें क्या पता कि किसी पर्सन की लाइफ कितनी है, हम वहां पे कैसे लेंगे कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का 1/2 कैसे करेंगे। हमने आईपीसी में सेक्शन एक किया था जिसमें हमने फ्रैक्शंस का बात की थी कि हम फ्रैक्शंस कहां से चेक करेंगे। सेक्शन 57 में हमने लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए फ्रैक्शंस कंसीडर की थी कि हम वहां पे टाइम पीरियड कितना लेंगे, 20 साल। तो यहाँ पे अगर हमने पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं लिखा, लाइफ इम्प्रिजमेंट लिख रही है, तो यहाँ पे उसकी अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट कितनी देनी है, 10 ईयर्स। और अगर और कोई इम्प्रिजमेंट है तो जो लॉन्गेस्ट है उसका हाफ मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा चैप्टर 23 कवर हो गया। जो रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आईपीसी में जो पोर्शंस हमारे रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू।